संविधान सभा नेक्स्ट लाइन, संविधान सभा अनुच्छेद 379 के अंतर्गत, संविधान सभा आर्टिकल 379, संविधान सभा अनुच्छेद 379 के अंतर्गत इस दिन के बाद 24 जनवरी 1950, संविधान सभा अनुच्छेद 379 के अंतर्गत इस दिन के बाद अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। संविधान सभा अनुच्छेद 379 के अंतर्गत इस दिन के बाद अंतरिम संसद को ड्राइंग करो, अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। तो इसका मतलब अंतरिम संसद एक ही बार बनी है। अंतरिम संसद का एक ही सदन था, लेकिन सदन का नाम नहीं था, नहीं तो लोकसभा था नहीं राज्यसभा। उसको कई गाइडों में लोकसभा जरूर लिख दिया जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा संविधान सभा एक सदन ही थी, कोई सदन नहीं था संविधान सभा का। पूरी संविधान सभा को संसद कहा गया, जिसको इंग्लिश पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसी अंतरिम संसद कब तक रही? नेक्स्ट लाइन, 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अंत हो गया, जिसके स्थान पर अंतरिम संसद का अंत हो गया, जिसके स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। इसके स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। इसका मतलब है कि 17 अप्रैल की तारीख में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि अंतरिम संसद का हम अंत कर रहे हैं। इस तारीख को लोकसभा का गठन हो गया, इसलिए अंतरिम संसद ऑटोमेटिक क्या हो गई? समाप्त मान ली गई। उसके समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट लाइन, अनुच्छेद 394 के अनुसार, अनुच्छेद 394 अनुच्छेद 394 के अनुसार भारत का संविधान छब्बीस जनवरी 1950 से आरंभ होगा। 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से आरंभ होगा। इसका मतलब है कि संविधान कब लागू हुआ तब बताना है 26 जनवरी 1950, प्रस्तावना कब लागू हुई तब भी 26 जनवरी 1950 बताना है, और संविधान कब स्वीकार किया गया तब 26 नवंबर 1949 बताना। वो आपको विशेषताएं पढ़ाऊंगा, वहां अलग से दिखा दूंगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके 16 अनुच्छेद इसके साथ साथ लागू हो गए थे। रिमेनिंग जो आर्टिकल और पार्ट है 394 कह रहा है कि भारत का संविधान उसी समय घोषित कर दिया गया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। 24 जनवरी को जब हस्ताक्षर कर दिए तीनों प्रतियों पर, तब ये संविधान लागू होने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट लाइन, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन संपन्न हुआ या निर्वाचन हुआ। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ। निर्वाचन हुआ। देखो 24 जनवरी को न केवल संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, अपितु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन अधिकारी कौन था? एचबी आयंगर, बताया ना, सचिव रहेगा। एचबीआर आयंगर निर्वाचन अधिकारी था। उसने 24 जनवरी को जब
नॉमिनेशन कराया, उसके बाद देखा कि कितने लोगों ने फॉर्म भराया, तो एक ही फॉर्म था। फॉर्म किसका भरा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जवाहरलाल नेहरू ने उसके प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अनुमोदक थे। इसलिए 1952 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए एक ही प्रस्तावक होना चाहिए था, एक ही अनुमोदक होना चाहिए था। फिर 1974 में चेंज करके इसको सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए एक अनुमोदक था और एक प्रस्तावक। प्रस्ताव करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और समर्थन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था। इसको निर्विरोध निर्वाचन कहा जाता है। लेकिन इस तारीख को भी भारत गणतंत्र नहीं बना था। नेक्स्ट लाइन। 26 जनवरी 1950 की तारीख को 26 जनवरी 1950 की तारीख को संविधान पूर्व प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 की तारीख को संविधान पूर्व प्रस्तावना, दोनों को मिलाएंगे, संविधान पूर्व प्रस्तावना लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 की तारीख को संविधान पूर्व प्रस्तावना लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र बन गया। ऐसे प्रश्न पत्र में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारत गणतंत्र कब बना। अब तक तो ऐसे पूछा गया संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया और कब उसको ना अधिनियमित किया गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया। और ये पूछा गया क्रम से सब कौन से तीनों, पहले अंगीकृत किया, फिर अधिनियमित किया और फिर आत्म अर्पित किया। फिर पूछा गया कि संविधान किसको संबोधित करता है, प्रस्तावना लोगों को और नागरिकों को, दोनों को संबोधित करता है। प्रस्तावना अलग से पढ़ाएंगे। अब प्रश्न पूछा गया कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, दो बार पूछा गया, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि लगाकर। फिर दूसरी बार पूछा गया कि भारत एक लोकप्रिय गणतंत्र है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकप्रिय निर्वाचन गण के द्वारा होता है। तो बता रहा हूँ, ऑप्शन में बता रहा, इसका मतलब भारत एक गणतंत्र है। अब प्रश्न पूछा गया नेक्स्ट कि भारत गणतंत्र कब बना। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को बना, 24 जनवरी 1950 को बना या 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950। चार तीनों ऑप्शन वहां दिए गए थे। पहले नंबर पर 26 नवंबर था, फिर 24 जनवरी को दिया क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत आंशिक रूप से लागू हुआ। 24 जनवरी को राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, तो निर्वाचन हो गया तो गणतंत्र बन जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस तारीख की घोषणा कहाँ की गई है? 394 में। और दूसरा, प्रस्तावना कब लागू हुई, ये प्रश्न भी पूछा गया। प्रस्तावना पहले 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने 8 उद्देश्य वाला प्रस्ताव रखा, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। उसी को प्रस्तावना के रूप में आगे परिवर्तित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी संविधान सभा नहीं है, अपितु एक चलता हुआ राष्ट्र है, चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। संविधान सभा को किसने चलता हुआ राष्ट्र कहा है, ये पूछा गया। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। इसलिए जैसे ही उसमें शब्द का प्रयोग किया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व 1976 के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब क्या है? ऐसा देश जिसका शासक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस देश को राजनीति विज्ञान की भाषा में गणतंत्र कहा जाता है। ये आपके लिए अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। जैसे कजाकिस्तान भी अपने आप को रिपब्लिक कहता है, अमेरिका भी अपने आप को रिपब्लिक कहता है, भारत भी रिपब्लिक कहता है, चाइना भी कहता है, नॉर्थ कोरिया भी कहता है, साउथ कोरिया भी कहता है। पर जरूरी नहीं है कि उनके सबके राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं, चुनने का तरीका उनका अलग अलग हो सकता है। तो भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना इस समय क्यों लागू हुई? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। संविधान लागू होने से पहले गणतंत्र नहीं बन सकता। उस तारीख को गणतंत्र बनते, क्योंकि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 तो लागू थोड़ा हुआ 26 नवंबर को नहीं लागू हुआ। अनुच्छेद 52 कब लागू हुआ? 26 जनवरी को लागू हुआ। तो 26 जनवरी को भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति कब से माना गया? 26 जनवरी 1950। इस तारीख को भारत का उपनिवेशी राज्य नहीं था।
15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक इसको डोमिनियन राज्य कहते थे या ब्रिटेन का अधिराज्य कहते थे हिंदी में कहें तो अधिराज्य। इस तारीख को भारत क्या बन गया, स्वतंत्र बन गया, गणतंत्र बन गया। स्वतंत्र तो कब बना था, 15 अगस्त 1947 को बन गया था, और गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना। नेक्स्ट लाइन, संविधान सभा की अंतिम बैठक में, संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान की 3 प्रतियों पर, संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने साइन किए इस पर, 284 ने कब किए, 24 जनवरी 1950 को। याद रखना 26 जनवरी 1950 को कुछ नहीं हुआ, लास्ट बैठक वही खत्म हो गई है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो अंतिम बैठक है। तो इस तारीख तक संविधान सभा को कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हो गए। अस्तित्व में रही संविधान सभा कब तक थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो टोटल पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनने में समय कितना लगा, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन माने जाएंगे। 26 नवंबर को 2015 से राष्ट्रीय संविधान दिवस या विधि दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमारा संविधान जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लगभग बाद में भाषा संबंधी कुछ चेंज किए गए, संविधान बनाया नहीं गया। इसका मतलब है 3 ड्राफ्ट है। एक ड्राफ्ट किसने दिया, BN राव ने दिया। तब BN राव ने कहा कि कितने आर्टिकल है, 240 आर्टिकल है और 13 अनुसूचियां हैं। BN राव ने जो ड्राफ्ट अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया, उसने कहा संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये ड्राफ्ट बनाया गया। और नेक्स्ट जो फाइनल ड्राफ्ट है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब इनमें किसी में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। 24 जनवरी को केवल मीटिंग कॉल होती है, उस मीटिंग का एक उद्देश्य था, नंबर 1, 2 सदस्य जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से आए थे, रियासत से और प्रदेश से, उनको शपथ दिलाई गई, सदस्य बनाया गया। और दूसरा काम राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। और तीसरा मुख्य कार्य संविधान की प्रतियों पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए। 3 ही काम हुए। बैठक जब आप पढ़ोगे उस बैठक में लिखा हुआ है कि इस दिन 11 बजे शुरू हुई है, और उसके बाद लास्ट में कि अब इस बैठक का क्या किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई, उसका घोषणा कर दी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा ऐसा होगा, आर्टिकल कह रहा है। और 24 जनवरी 1950 में कहा गया कि ये संविधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहा है। नेक्स्ट, संविधान सभा में, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए कुल 17 महिलाओं का निर्वाचन और मनोनयन हुआ। संविधान सभा के लिए कुल 17 महिलाओं का निर्वाचन और मनोनयन, निर्वाचन और मनोनयन हुआ। नेक्स्ट लाइन, 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया। कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? एक संविधान सभा की बात है, 17 महिलाएं निर्वाचित हुई। पंजाब और बंगाल की 2 महिलाओं ने भाग नहीं लिया, बाकी 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया।
पहले अधिवेशन में 12 महिलाओं ने भाग लिया। अधिवेशन का मतलब है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जो बैठक हुई सब बैठकों में पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया। एक लाइन और लिखो। संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। ये तो डिजिट की बात हो गई। इसके अलावा महिलाओं का प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रतिभागी थी? 4 महिलाओं का नाम होगा, एक उसका नाम होगा जो इन 17 में से है और 3 नाम अलग होंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि दलित महिला या मुस्लिम महिला अथवा किस प्रांत से कौन सी महिला थी या संविधान सभा की सदस्य कौन सी महिला नहीं थी? 3 महिलाएं जिनका नाम संविधान सभा में थी उनका होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। तो महिलाओं का नाम लिखो आप। संविधान सभा में, नेक्स्ट लाइन लिखो, संविधान सभा में मद्रास प्रांत से डैश लगा दें। संविधान सभा में मद्रास प्रांत से, मद्रास से नाम लिखो। मद्रास से एक एक लाइन लिखो। अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, और जी दुर्गाबाई। ऑलरेडी है क्या पीछे? मद्रासी नाम है ना। मद्रास प्रांत में अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी महिला दाक्षायणी वेलायुधन, तीसरी महिला जी दुर्गाबाई। मद्रास प्रांत से 3 महिलाएं हैं। शंकर दादा पढ़ना तो पड़ेगा ना, बहुत सी चीजें पढ़ोगे तब जाकर है ना सिलेक्शन होगा। फिर सिलेक्शन होने के बाद ही तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। मद्रास प्रांत से अम्मू स्वामीनाथन 1, दाक्षायणी वेलायुधन 2, जी दुर्गाबाई 3। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो। संयुक्त प्रांत से संयुक्त प्रांत से डैश लगा कर लिखो। सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, ये अपनी तरफ आ गई है ना इसलिए नाम बदल गया। सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला। बेगम एजाज रसूल दिखाई दे रहा है क्या पीछे? बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं हैं। सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, यहां तक 3 नंबर लगा के लिखो। बंगाल से लीला राय और रेणुका राय।
बंगाल प्रांत से लीला राज और रेणुका राय। निकले यहाँ तक। बंगाल से 2 महिलाएं हैं, मद्रास से 3 महिलाएं, सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं हैं। बंगाल से लीला राज, रेणुका राय। उसके आगे देखो, बंबई से हंसा मेहता, बंबई प्रांत से, बंबई से हंसा मेहता। बिहार प्रांत से सरोजनी नायडू। मुंबई से हंसा मेहता। मद्रास से 3 हो गई, यहाँ से 5, कितनी हो गई 8 तो 10 और 2 12 बिहार से। प्रांत में बरार से राजकुमारी अमृता कौर, बंबई से हंसा मेहता, बिहार से सरोजनी नायडू। देशी रियासतों की तरफ से एकमात्र महिला त्रावणकोर और कोची रियासत से एनी मस्क्रीनी। इसके अलावा पंजाब से 2 महिलाओं ने, एक पंजाब से थी और एक बंगाल से थी, दोनों मुस्लिम महिलाएं। जहां आरा और सोहावर्दी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और बाद में ये क्षेत्र कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। इसलिए कुल महिलाएं 17 निर्वाचित हुई, जिसमें से 15 महिलाओं ने भाग लिया, ये अपने प्रांतों में शामिल रही। ठीक है सबने। उसके आगे देखो, वेलायुथन एकमात्र दलित महिला थी। वेलायुथन, दाक्षा यानी वेलायुथन, वेलायुथन एकमात्र दलित महिला थी। वेलायुथन एकमात्र दलित महिला थी। वेलायुथन एकमात्र दलित महिला थी। नेक्स्ट लाइन, देशी रियासतों की तरफ से, देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में शामिल होने वाली, देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला एनी मस्क्रीनी थी। देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला एनी मस्क्रीनी थी। इसका मनोनयन हुआ, ये आप ध्यान रखो। देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला एनी मस्क्रीनी थी। नेक्स्ट लाइन, संविधान सभा में शामिल होने वाली, संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो एनी मस्क्रीनी 29 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में भाग लेती है। इस सब महिलाएं निर्वाचित थी। इन 17 महिलाओं में से एक महिला मनोनीत थी। इन सब महिलाओं में से 2 महिलाओं ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी, एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। इसके अलावा 2 महिलाएं और थी, तो कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई थी मुस्लिम समुदाय से। 2 महिलाओं ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने बायकॉट करके इसलिए भाग नहीं लिया। और बाद में प्रांत किसमें चले गए, इनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में उन्होंने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 की तारीख को 10 महिलाओं ने भाग लिया। अंतिम स्थिति 15 महिलाओं ने भाग लिया और कुल 17 महिलाओं का निर्वाचन पूर्व मनोनयन हुआ। देशी रियासतों की तरफ से केवल एक महिला ने भाग लिया, कोची और त्रावणकोर देशी रियासत से एनी मस्क्रीनी ने भाग लिया। नेक्स्ट, बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप
BN राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप समिति को दिया गया, जिसमें BN राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप समिति को दिया गया, जिसमें 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसका मतलब है कि BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट पहले तैयार किया था। इस ड्राफ्ट को किसको दिया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया था। जब BN राव का ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया, तब सत्यनारायण सिन्हा ने संविधान सभा में ये कहा कि पहला प्रारूप तैयार हो गया है और इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो इसलिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो आपके सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड रॉल ऑफ अम्बेडकर। अम्बेडकर का क्या योगदान है? तो अम्बेडकर का यहाँ योगदान मुख्य रूप से कहाँ से है? ड्राफ्टिंग कमेटी से शुरू होता है। इससे पहले तक भूमिका किसने निभाई है? BN राव ने। उसके बाद भी रहता है, परंतु अब सारा काम प्रारूप समिति देखेगी। प्रारूप समिति ने जो प्रपोजल दिया उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें बाद में चेंज किया गया था। अनुसूचियां तो नहीं रहेगी, लगभग आर्टिकल बढ़ाकर 395 कर दी गई और आर्टिकल जोड़ दिए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट लाइन को सत्यनारायण सिन्हा के आग्रह पर अंडरलाइन कर देना चाहिए। सत्यनारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, ये है ना, अलग है, अंडरलाइन कर देना। सत्यनारायण सिन्हा के आग्रह पर 29 अगस्त 1947 को, इसको अंडरलाइन कर दो। सत्यनारायण सिन्हा के आग्रह पर 29 अगस्त 1947, अंडरलाइन कर दो, तारीख आता रहता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। गठन करने का निवेदन या आग्रह किसने किया? सत्यनारायण सिन्हा ने किया था। और इस प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था? जो BN राव ने ड्राफ्ट दिया, उस ड्राफ्ट पर विचार करना है, अलग से संविधान बनाना नहीं है। जो प्रारूप BN राव ने दिया है उस पे चेंज करना है, मनन करना है, संशोधन करना है, जो भी होगा उन सब का कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट लाइन, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इस प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए। निर्वाचित हुए। नेक्स्ट लाइन, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 निर्वाचित सदस्य थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 निर्वाचित सदस्य थे। जिनमें सदस्यों के नाम, जिनमें गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी,
मोहम्मद सादुल्लाह टीपी खेतान और BL मित्तर जिसमें गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एक ही नाम है, मोहम्मद सादुल्लाह, टीपी खेतान, BL मित्र और अंबेडकर, सातों सदस्य और अंबेडकर शामिल थे। प्रारूप समिति में कुल 7 अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे निर्वाचित थे, जिनमें गोपाल स्वामी आयंगर 1 नंबर, 2 नंबर कृष्णा स्वामी अय्यर, 3 नंबर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, 4 नंबर मोहम्मद सादुल्लाह, 5 नंबर टीपी खेतान और 6 नंबर BL मित्र और 7 नंबर पर अध्यक्ष और सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो 2 प्रश्न यहाँ अलग अलग थे। एक तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कितने थे, प्रश्न इतना ही पूछा गया है। 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, क्या बताओगे? 6 सदस्य बताना है। और ये पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे, तब 7 बताना है। अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे, तब 7 बताना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं हुआ, निर्वाचन हुआ था, ये ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्यों का चुनाव हुआ है, लेकिन जब एक ने रिजाइन कर दिया है मित्र के द्वारा और टीपी खेतान की मृत्यु हो गई है, जिनके स्थान पर दूसरे 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। बाद के लोगों को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो कुल कितने सदस्यों ने ड्राफ्टिंग कमेटी में भाग लिया, तब 9 सदस्य बताओगे। 7 तो यही है और 2 अन्य सदस्य जिनको नियुक्त किया गया वो सदस्य हैं। तो कुल भाग लिया तब तो 9 सदस्य होंगे। कुल सदस्य कितने? 7 ही रहेंगे। 8 और 9 नहीं होंगे, 2 रिप्लेस हुए हैं। एक ने रिजाइन कर दिया इसलिए रिप्लेस कर दिया गया और दूसरे की मृत्यु हुई इसलिए रिप्लेस करना जरूरी था। नेक्स्ट लाइन, प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसका मतलब ये राव ने जो बनाया वो प्रारूप है, संविधान की प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बनाया वो प्रारूप है, और एक जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है वो संविधान का अंतिम प्रारूप है। तो 3 ड्राफ्ट माने जाते हैं। पहला ड्राफ्ट उसको राव का ड्राफ्ट कहते हैं, दूसरे ड्राफ्ट को अम्बेडकर का ड्राफ्ट कहते हैं, और तीसरा जो ड्राफ्ट था वो संविधान सभा का क्या था? प्रारूप संविधान था। संविधान का ढांचा जिसको आप तो डिजिट में वो होता है उसको प्रारूप कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, टीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण, टीपी खेतान की मृत्यु और BL मित्र दोनों, टीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण और टीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण और BL मित्र के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण, टीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण और BL मित्र के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण टीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण और BL मित्र के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण प्रारूप समिति में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
वीटी कृष्णमाचारी व माधव राय को खेतान की मृत्यु होने के कारण और वीएल मित्तर के द्वारा त्याग पत्र देने के कारण प्रारूप समिति में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वीटी कृष्णमाचारी व माधव राय को सदस्य नियुक्त किया गया। नियुक्त कर रहे हैं, सदस्य नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य निर्वाचित नहीं था। तो तीन तो ऊपर वाले में से आएंगे, सात में से एक नाम इनमें से आ सकता है, वो आप ध्यान रखोगे। कृष्णमाचारी माधव राय नियुक्त किए गए थे, निर्वाचित सदस्य नहीं थे। बाकी का संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया। नेक्स्ट लाइन, संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को, संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को ब्रिटिश विचारक आइवर जेनिंग्स ने, ब्रिटिश विचारक आइवर जेनिंग्स ने सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को ब्रिटिश विचारक आइवर जेनिंग्स ने, अंडरलाइन कर दो इसको, आइवर जेनिंग्स ने सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। कई बार ऐसे पूछा भी जाता है किसने क्या कहा है, ये भी ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट लाइन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, मूविंग नेशन। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। नेक्स्ट लाइन, अंबेडकर ने संविधान सभा को, अंबेडकर ने संविधान सभा को भारतीय लोगों की सभा कहा है। अंबेडकर ने संविधान सभा को भारतीय लोगों की सभा कहा है। नेक्स्ट लाइन, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान प्रारूप में, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान प्रारूप में मूल रूप से जनवरी 1950 को लागू संविधान प्रारूप में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और छोटा सा प्रश्न आता रहता है, उसको आप ध्यान रखोगे। मूल संविधान में पूछा जाता है या मूलतः ये वर्ड यूज किया जाता है। कितने आर्टिकल थे? 395, ये कम थे इधर। 395 फाइनल ड्राफ्ट में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इनका नंबरिंग जो है वो 8 अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई, लेकिन पार्ट भी उतने हैं और आर्टिकल भी उतने हैं। अब तक लगभग 105 संविधान संशोधन को शामिल कर दिया गया और अब तक संविधान, ऐसे जो संविधान सभा ने संविधान बनाया है उसमें 127 बिल चेंज करने के लिए लाए गए हैं। 127 में से 22 क्या हो गए? रेफर कर दिए गए, समाप्त हो गए। 105 को क्या कर दिया गया? इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो
तो जो जोड़ा गया है वो 395 396 नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वो इसी के अंदर होगा, भाग भी है वो इसी के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए भाग 4 था पहले, भाग 4 ए जोड़ दिया गया, 5 थोड़ा जोड़ा गया, 23वां नहीं जोड़ा गया, ये आप ध्यान रखोगे। भाग ऐसे बढ़ेंगे नहीं, अनुसूचियां बढ़ेंगी, आर्टिकल भी नहीं बढ़ सकते, पार्ट नहीं है। इसी के अलावा मान लीजिए और भाग 9 था, उसको डिलीट किया गया, फिर भाग 9 जोड़ा गया, 9 ए जोड़ा गया, ऐसे भाग और जोड़ दिया गया, ऐसे और पार्ट्स जोड़े गए अलग अलग। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके द्वारा व्यापक परिवर्तन किया गया। ये मूलतः ऐसा प्रारूप है। इस समय अनुसूचियां कुल 12 हैं। इस समय अनुसूचियां कुल 12 हैं तथा इस समय अनुसूचियां कुल 12 हैं तथा 105 संविधान संशोधन अधिनियम तथा 105 संविधान संशोधन अधिनियम जोड़े जा चुके हैं। 105 संविधान संशोधन अधिनियम जोड़े जा चुके हैं और 4 भाग शामिल किए जा चुके हैं और 4 भाग शामिल किए जा चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय संविधान सभा है। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता। नंबर 1 लगाकर लिखो, ऐतिहासिक विकास का परिणाम। संविधान की विशेषताएं और नंबर 1 पहली विशेषता है ऐतिहासिक विकास का परिणाम। टाइटल इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। देखिए इसका मतलब है संविधान जो मैंने पहले बताया, लिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान होता है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, लेकिन संविधान सभा ने जो संविधान 3 साल में बनाया वह केवल 3 साल का ही परिणाम नहीं था। उसमें जो आपको 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां दिखाई देती हैं, उनके पीछे का एक बहुत बड़ा क्या था, इतिहास था। विशेष रूप से वह ब्रिटिश साम्राज्य की देन था, क्योंकि लेखन की जो रणनीति है, लेखन की जो अभ्यास है, वो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसीलिए ब्रिटेन ने सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, कानून बनाया था। ऐसे तो ब्रिटेन में कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ जो हिंद महासागर है उसके देशों के साथ व्यापार करेगी, तो महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर जारी किया, जिसे महारानी एलिजाबेथ का राजलेख अधिनियम कहा जाता है। राजा रानी का लेख नहीं होता, राजा ही माना जाएगा, उसको राजलेख कहते हैं। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। यहाँ से तो ब्रिटेन ने शुरुआत की है, लेकिन इससे पहले भी भारत का जो इतिहास है वह एक संवैधानिक स्थिति को बताता है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के आने से पहले भी तो देश का शासन चल रहा था। उनके आने से पहले भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, जिला हुआ करता था मुगल काल में, मौर्य काल में। तो मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक जो शासन व्यवस्था थी, या वैदिक लिटरेचर से लेकर अंग्रेजों के आने से पहले जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था मौखिक थी, यह बात सही है, और उसको लिखा गया बहुत कम था, परंतु उसके ऐसे ही साक्ष्य जैसे संविधान सभा के हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखो इसमें भारत के वैदिक साहित्य में
सभा और समिति नाम की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। भारत के वैदिक साहित्य में सभा और समिति नाम की या नाम की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। देखो इसका मतलब है भारतीय संविधान का इस समय भाग 5 है और उसमें आर्टिकल 79 79 से लेकर 122 तक विधायिका का जिक्र किया गया है, जिसको आप संसद कहते हो। ऐसी संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राष्ट्रपति इसका सामूहिक हिस्सा होता है। ऐसे लोकसभा राज्यसभा की तरह प्राचीन काल की सभा और समिति हुआ करती थी। सामान्य लोगों की सभा है, आम जनता की सभा है। लिच्छवी और बज्जी जैसे महाजनपद से संघ थे, वहां पर राजा का चुनाव होता था और राजा का जो चुनाव करते थे उन लोगों की सभा को क्या कहा जाता था? सभा कहते थे। और जो बुजुर्ग व्यक्तियों की सभा होती थी उसको समिति के नाम से जाना जाता था, जो बाद में पंचायत के रूप में स्थापित होगी, जो आज भी चलती है। इसका मतलब है कि सभा सामान्य लोगों की सभा थी और समिति विशिष्ट और बुजुर्ग लोगों की सभा थी। इन लोकसभा राज्यसभा की तरह और ये लोकसभा की तरह काम करती थी। सभी 16 महाजनपदों में ऐसा नहीं था। जब वैदिक साहित्य में इनका जिक्र करते हैं, जनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में दिया गया है। हिंदू धर्म की बुराइयों के विरोध में या बुराई को कम करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा जो पंथ शुरू किया गया उन्हें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब जैन और बौद्ध साहित्य में जो लिटरेचर है वह लिटरेचर भी इसका जिक्र कर रहा है कि जिस तरह से संविधान क्या है, संविधान बनाया, आज हम चुनाव करते हैं, निर्वाचन तो सबसे बड़ी व्यवस्था, वह संविधान बनाया तो शासन चलाने की शक्तियां किसको दोगे आप? निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को दोगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो क्या होता है, हम शक्तियां चला सकते हैं, हमारे पास होती है। जैसे ग्राम पंचायत का जो शासन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, वहां भी वार्ड पंच का चुनाव करते हैं, लेकिन वहां 243 के अनुसार ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के सभी रजिस्टर्ड मतदाता क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। तो ये ऐसी सभा हुआ करती थी और वो सभा निर्वाचन किया करती थी। कुछ महाजनपदों में निर्वाचन का उल्लेख है, बाकी में राजा का बेटा ही क्या बनता था? राजा बनता था। लेकिन वह राजा भी क्या करता था? एक मंत्री परिषद रखता था। आज भी तो है ना मंत्री परिषद। जब मनुस्मृति की हम बात करते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो मनु ने कहा कि 3 मंत्री होने चाहिए। उसका ये मानना है मंत्री परिषद में कितने मंत्री होने चाहिए? 3 मंत्री होने चाहिए। ऐसे अर्थशास्त्र में 8 मंत्रियों का जिक्र किया गया कि 8 मंत्री हो सकते हैं अलग अलग। ऐसी मंत्री परिषद होती थी। तो एक तो राजा होता था, राजा का एक प्रधानमंत्री होता था और अन्य मंत्री होते थे। इसलिए आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा जिसका अर्थशास्त्र लिखा है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, शिक्षक था कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य को प्रधानमंत्री बनाया गया, अन्य 7 लोगों को मंत्री भी बनाया गया। तो ऐसी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की व्यवस्था जो वैदिक साहित्य में मिलती है वो कहाँ मिलती है? संविधान में भी है। हमारे संविधान में ये कहा गया आर्टिकल 70 और क्या कह रहा है? एक मंत्री परिषद होगी, संघ की मंत्री परिषद, और उसका मुखिया क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऐसे आर्टिकल 163 ये कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। संविधान में लिखा गया ना। तो संविधान में जो लिखा गया यहाँ से नहीं लिखा गया है, परंतु संविधान में जिस मंत्री परिषद का जिक्र है और जिस लोकसभा राज्यसभा का जिक्र किया गया है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक क्या है? लोक सेवाओं का जिक्र किया गया है। संघ की लोक सेवाएं यूपीएससी जिसको आप कहते हैं 315 के तहत, और राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आपकी भर्ती करता है। ऐसे आयोगों का जिक्र संविधान में नहीं है। ऐसे आयोगों का जिक्र मौर्य काल में भी मिलता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, पूरी ब्यूरोक्रेसी थी जिसका रिक्रूटमेंट किया जाता था, परीक्षा होती थी उस समय। ये तो बाद में आपने कहा कि अंग्रेज आए, अंग्रेज ब्रिटेन में परीक्षा लेते थे, फिर भारत में परीक्षा लेना शुरू किया, फिर 1919 में कमीशन बनाया, 26 में कमीशन बनाया, 35 में प्रावधान किया और फिर संविधान लागू हुआ। तो संविधान में ये कहा गया संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य का लोक सेवा आयोग होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति रखते हो 2 राज्यों का संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये 315 में लिखा हुआ है। लेकिन ये उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी। जो कौटिल्य की ब्यूरोक्रेसी है उसमें 38 विभाग हुआ करते थे, हर विभाग का एक मंत्री हुआ करता था, मंत्री का होता है सचिव हुआ करता है, और वह सचिव विभाग का क्या करता था? संचालन करता था।
ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो वैदिक साहित्य में थी वैसी ब्यूरोक्रेसी भी आज है। फिर हम बात करते हैं न्याय की। इसका मतलब जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं तो वहाँ दो तरह के न्यायालय हैं, एक धर्मस्थली न्यायालय है और एक कंटक शोधन न्यायालय, ये नाम था न्यायालय का। तो राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, 3 मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे। इस कंटक शोधन जो न्यायालय था उसमें लड़ाई झगड़े की सुनवाई होती थी, और जो धर्मस्थली न्यायालय था उसमें रुपए पैसे कोई किसी का, यानी उस समय ऐसे तो है नहीं अपनी तरह मुद्रा, जो सोने की मुद्रा है, चांदी है, या जो भी उन्होंने चला रखा है उस समय, उसकी अगर कोई चोरी करता है, अनाज की चोरी करता है, पशुओं की चोरी करता है, तो ऐसी चोरी करने वालों का केस कहाँ चलेगा? धर्मस्थली न्यायालय में सुनवाई होगी। और जो लड़ाई झगड़ा करता है, युद्ध तो उस समय भी तो होते थे, भाई कलिंग का युद्ध पढ़ा होगा ना आपने, 267 ईसा पूर्व जो कलिंग का युद्ध था, जिसमें सम्राट अशोक ने उसके बाद दम की नीति का पालन किया। अशोक स्तंभ, यानी आज भी जो आप भारत का राष्ट्रपति है, देखते हो ना राष्ट्रपति तो जो सील लगाता है, या आईपीएस वगैरह होते ऑफिसर होते हैं, उनके यहाँ बेस लगा होता है, उस पर अशोक स्तंभ लगा है। अशोक स्तंभ क्या है? अशोक स्तंभ को कभी देखोगे आप तो उसमें जानवर है, जानवर है ना अशोक स्तंभ में। वो अपनी बात में दुनिया भर में राष्ट्रों ने ऐसे बना रखे सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक, उनमें जानवरों का प्रतीक है। जानवर उसमें शामिल, जैसे कंगारू वहाँ है, हमने भी शेर को घोषित कर रखा है, या गांव की या जहाँ भी महिलाएं अपने बेटे को शेर कहती हैं, बेटी को शेर नहीं कहती होगी, कहने का मतलब शेर उसको कहती, उपमा दी जाती है जानवरों की। वैसे तो कहता नहीं कि मेरा बेटा ऊंट है या गधा है, ऐसा थोड़ा कहता है, ऐसे कोई माँ या पिता नहीं कहता, जो कह रहा है वो उलाहना ऊंट कह रहा है। तो शेर कहने में सबको सौभाग्य लगता है, तो वो जानवरों का महत्व है। तो इसीलिए उस महत्व को भी हमने, जो सिंबल उस समय था कि कोल सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, ऐसे सिंबल को आज भारत सरकार जो राष्ट्रीय ध्वज आपने बना रखा है 22 जुलाई 1947 को जो अपनाया, उसमें रंग होते हैं, 3 रंग है उसमें एक अशोक चक्र भी होता है, उसमें जो इस अलग अलग सिंबल भी है। इसका मतलब है कि जो तिरंगा है वह भी क्या कर रहा है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सब चीजें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भी हमें दिखाई देती है। न्याय प्रणाली जो हमने अपनाई है, ऐसे संघ की न्यायपालिका होती है 124 से लेकर 147 तक, सर्वोच्च न्यायालय, उस समय राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। धर्मस्थली कंटक शोधन नीचे के न्यायालय है, वहां आपका फैसला नहीं होता है, आपको लगता है कि आपको सजा बहुत दे दी गई है, इसलिए आप बचना चाहते हो तो राजा के पास जाकर माफी मांग सकते हो। और अगर आज भी आपको सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको मार दिया जाए तो क्या कर सकते हो आप? आर्टिकल 72 के तहत किसके पास जा सकते हो? राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको मार कर सकता है। आज राष्ट्रपति राजा है, परंतु राजा निर्वाचित होता है, इसलिए राजतंत्र की जगह इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में राजा निर्वाचित तो जरूरी नहीं है, परंतु गणतंत्र में गण का मुखिया हमेशा ही क्या होता है? निर्वाचित होता है। वो निर्वाचित होता है तब तो उसको गणतंत्र कहेंगे, और निर्वाचित नहीं होता तो राजतंत्र। ब्रिटेन गणतंत्र है, राजतंत्र है? ब्रिटेन आज भी क्या है? राजतंत्र है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब राजा को उसकी संसद ने स्वीकार कर लिया कि राजा वही भूमिका निभाता है जो भारत में राष्ट्रपति भूमिका निभाता है, बस उसका निर्वाचन नहीं होता। बाकी सभी बिलों पर जो ब्रिटिश संसद कानून बनाती है, बिल बनाती है, पारित करती है, उन बिलों पर वहां का राजा हस्ताक्षर करता है। पहले ही बताया ना मैंने आपको उस समय भी कि जॉर्ज सस्टम ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर साइन किए हैं। भारत को आजाद किया जाता है, जिसमें 20 आर्टिकल थे और 3 अनुसूचियां थी। ऐसे एक का नाम भारतों का, दूसरे का नाम पाकिस्तानों का, 2 अधिराज्य बनाए गए 18 जुलाई 1947 की भारत स्वतंत्रता अधिनियम से, और 15 अगस्त को हमें क्या मिली? आजादी। इसका मतलब है कि वर्तमान जो संविधान है न केवल ब्रिटिशर की देन है, अपितु वैदिक साहित्य में और भारत के इतिहास में भी संविधान के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वहां से हमें हिस्टोरिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस नहीं मिलते, इसलिए हमने उनको स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले 1773 में अधिनियम बनाया था ना, सबसे पहले अधिनियम। इसी अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि 4 पार्षद होंगे और एक क्या होगा? गवर्नर होगा। बाद में गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। उसके बाद 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और उसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत उसको वायसराय कहा जाने लगा। वह गवर्नर जनरल आज क्या है? राष्ट्रपति की तरह काम कर रहा है। प्रांतों में गवर्नर थे, वो गवर्नर की तरह काम कर रहे हैं। और अंतिम अधिनियम, अंतिम तो जो आजादी का था वो अधिनियम नहीं माना जाता है, उसमें कानून की व्यवस्था नहीं की गई। उसमें ये कहा गया है 2 अधिराज्य होंगे, व्यवस्था कैसे चलेगी, संविधान सभा कितनी होंगी, अलग अलग स्वरूपों में, माइनॉरिटी का क्या होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उनके बारे में क्या निर्णय होगा। 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में 321 धाराएं थी। ठीक है, पढ़ाया ना आपको 1935 का, विदेश भी लूंगा मैं।
321 धाराएं थी, इनमें से लगभग 270 यानी लगभग 3/4 जो बाहर था आर्टिकल नहीं, इतने आर्टिकल सेक्शंस को हमने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है। इसलिए अम्बेडकर ने कहा है कि 1935 के अधिनियम की हमने नकल की है, इस बात में हमें कोई भी गिला शिकवा नहीं है, हमने ऐसा किया है क्योंकि वो उपबंध के अभ्यस्त थे और वो हमारे लिए अच्छे थे। ब्रिटेन के लोगों ने कानून बनाया तो यहाँ अधिनियम बना रहे थे, वहां बना लेते, संविधान क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अपने लिए बना रहे थे, वहां तो बनाया नहीं उन्होंने। उनके पास संसद थी, संसद से अधिनियम पारित होता था, भारत में उसको लागू किया जाता था। देखो नेक्स्ट लाइन। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन के कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन के कार्यों को लिखित स्वरूप देने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन के कार्यों को लिखित स्वरूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार से (1773) का अधिनियम पारित करवाया। लिखित स्वरूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार से 1773 का अधिनियम पारित करवाया। इसका मतलब इससे पहले वो शासन अपने हिसाब से चलाते थे, इच्छा से चलाते थे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। इसके बाद शासन चलाने के लिए क्या करने लगे, ब्रिटिश संसद से अधिनियम पारित किए जाने लगे कि इस हिसाब से आप शासन चलाओगे। गवर्नर होगा, उसको ये असिस्ट करेंगे और वहां पर अलग अलग लोग होंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे। वहां पर निदेशक मंडल होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, कोर्ट ऑफ बोर्ड होगा, अलग अलग बोर्ड बनाए गए। वो बोर्ड क्या करते थे, इन पर कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट लाइन। भारत शासन अधिनियम 1935 वाली का लाइन चेंज कर दिया गया है, रावण जी ठीक है से लगातार। भारत शासन अधिनियम 1935 के 3/4 प्रावधानों को, भारत शासन अधिनियम 1935 के 3/4 प्रावधानों को वर्तमान संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 के 3/4 प्रावधानों को वर्तमान संविधान में अपनाया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान कंटिन्यू, इसीलिए भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। इसीलिए भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम है या नतीजा है। दूसरी विशेषता लिखित, निर्मित, लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान। दूसरी विशेषता लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान। इसमें देखो, भारत का संविधान, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद
22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये विशेषता तो आपको वैसे याद रहेंगे ना, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, जहां आपको जरूरत है मैं बता दूंगा। ऐतिहासिक विकास का परिणाम है तो विशेषताओं में है लिखित संविधान, संविधान को लिखा गया है 3 प्रतियों में, अलग अलग, एक इंग्लिश में जो लिखा था वो इंग्लिश थी, एक टाइपिंग इंग्लिश थी और एक हिंदी अनुवाद था। निर्मित संविधान, उसको संविधान सभा ने बनाया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और हर बात को विस्तृत रूप से डिफाइन किया गया, इसलिए इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, विस्तृत संविधान भी कहते हैं। तीसरी विशेषता, संविधान में प्रस्तावना का उपबंध। संविधान में प्रस्तावना का उपबंध, संविधान में प्रस्तावना का उपबंध। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जो आपको मैं दिखाऊंगा। उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इस समय अब तक एक बार संशोधन हुआ, ये ध्यान रखना है। जो शब्द है वो शब्दों को ध्यान में रखना है, कौन सा क्रम है। इसके अलावा 86 शब्द हैं, 12 पंक्तियां हैं और ये नागरिकों और व्यक्तियों को संबोधित की गई है। ये शक्तियां भारत के लोगों को देती है और इसी संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया है, इसलिए संविधान सभा इसको क्या कर रही है, अंगीकृत कर रही है, अधिनियमित कर रही है और आत्मर्पित कर रही थी।